अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया मलिक है। मैं डीजी खान मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मेरे इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स जो होंगे वो मिलेंगे और जो कि थर्ड ईयर के मेन सब्जेक्ट्स हैं और मुश्किल भी हैं और हम जितनी दफ़ा उनको पढ़ते हैं उतनी दफ़ा ही वो हमें भूल जाते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे जितने लेक्चर्स हैं वो हमारी जो बुक्स हैं मेन लेविंसन और जो है मिनी कैटसन उससे ही पढ़ाए जाएं, ताकि आप लोगों के लिए जब लेक्चर्स के बाद आप बुक खोलें तो आपके लिए याद करना आसान हो। इसके साथ साथ मैं अपनी अगली आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हर जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी उसके साथ आपको पास्ट एससीक्यूज़ या पास्ट एमसीक्यूज़ उस टॉपिक के साथ ही बता दूँगी, ताकि आपके जो एससीक्यूज़ हैं वो साथ ही कवर हो जाएँ। इसके साथ जो हमने जो शुरुआत करनी है पहले टॉपिक की, जो है माइक्रोबायोलॉजी का बैक्टीरियोलॉजी, वो यूएचएस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी में, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं और काफ़ी सारे एससीक्यूज़ भी हैं। मेरी वीडियोस को अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो इंशाल्लाह जब आप वीडियो सुन के उसके बाद बुक खोलेंगे तो आपको ये याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ अगर आप लेक्चर्स को गौर से सुनते हैं तो आपके लिए ये भी मुमकिन है कि आपको लेक्चर्स के दौरान मैक्सिमम चीज़ जो है वो याद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो बैक्टीरियोलॉजी में ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई हम सबको पता है कि जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई दो मेन जेनरा हैं। ग्राम पॉजिटिव आप लोगों को कोकाई आप लोगों को इस तरह नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप में। दो मेन जेनरा हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं और स्पोर्स नहीं बनाते। ये आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकता है कि भाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कौन सी स्पीशीज़ हैं या कौन सी जो हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो स्पोर्स नहीं बनाते या जो नॉन मोटाइल हैं। हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं उनमें जो पहला हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई में है वो है स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकाई, ठीक है, जिसकी हम लोग पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजीज़ कौन सी कॉज करता है। स्टेफिलोकोकाई जो हैं वो हमारे पास कॉज करते हैं पस फॉर्मिंग इन्फेक्शंस, एब्सेसिस बनाते हैं, ठीक है। अब जो इनमें कौन कौन सी आ सकती हैं एब्सेसिस, जैसे कि मैंने अभी बताया, पायोजेनिक इन्फेक्शंस यानी पस फॉर्मिंग इन्फेक्शंस जो हमारे पास 3 बुक्स में हम आपकी मैंशनड हैं, एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। अब ये आपके पास ना एमसीक्यूज़ भी बन सकता है और ये आपके पास एससीक्यू भी बन सकता है कि स्टेफिलोकोकाई जो है वो आपके पास कौन सी 3 पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज बाय स्टेफिलोकोकाई। इसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है स्टेफिलोकोकाई, फोलिकुलाइटिस कॉज करता है। अब फोलिकुलाइटिस क्या है, आपने देखा होगा अब हम जितने भी मैमल्स हैं या हम ह्यूमंस हैं, हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं। ये जो हेयर्स हैं ग्रो कर रहे होते हैं, जहाँ से हेयर की रूट हो रही होती है उस पॉइंट के ऊपर अक्सर लोगों को वहाँ पे दाने से बने हुए होते हैं या पस निकल रही होती है, उसको हम कहते हैं फोलिकुलाइटिस या हेयर इन्फेक्शन। इसके अलावा सेलुलाइटिस हो सकती है, एम्पेटिगो हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस जो है वो हमारे पास 2 और बैक्टीरिया हैं वो भी कॉज करते हैं, जैसे हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा है वो कॉज करता है। इसके अलावा निज़ेरिया गोनोरिया है वो कॉज करता है हमारे पास कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा वो कहते हैं कि ना मर्सा, व्हाट इज़ मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। मेथिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें एक है मेथिसिलिन एंड नेफिसिलिन। जो मेथिसिलिन और नेफिसिलिन हैं ये दोनों की दोनों हमारे पास मेडिसिन्स हैं। ये पेनिसिलिन की मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं जो कि हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें पेनिसिलिन नहीं दी जा सकती थी। लेकिन जो स्टेफिलोकोकाई हैं वो उनकी ऐसी फॉर्म्स भी हैं कि वो मर्सा को भी रेजिस्टेंट हैं, मतलब मर्सा जो है उस मेथिसिलिन उसके अगेंस्ट इनइफेक्टिव हो जाती है। अब जो मर्सा स्टेन्स हैं उनमें वो MRSA वो कॉज कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, निमोनिया, नेक्रोटाइजिंग फैसिटिस एंड सेप्सिस। इसके अलावा हमारे पास जो स्टेफिलोकोकस हैं उनकी 3 स्पीशीज़ हैं, स्टेफ ओरियस, स्टेफ एपिडर्मिडिस, स्टेफ सेप्रोफिटिकस। अब स्टेफ एपिडर्मिडिस जो है, एपिडर्मिडिस, अब इससे हमें नज़र आ रहा है कि एपिडर्मिस पे होगा, स्किन के ऊपर होगा,
तो ये कैसे बॉडी में एंटर हो सकता है? हमारे पास ये बॉडी में एंटर होता है थ्रू इंट्रावीनस कैथीटर्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या कॉज करता है? ये हमारे पास कॉज करता है प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस एंड प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन। स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस जो है वो हमारे पास यूराइनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है और वो कॉज करता है यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड सिस्टाइटिस। व्हाट इज सिस्टाइटिस? सिस्टाइटिस इज़ ब्लैडर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं आप। अब हमारे पास आती हैं मैं जो हूँ आपको बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। जो हमारे पास बुक है उसमें आगे आती हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेफ। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं? पहली बात तो ये है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। दूसरा, स्टेफिलोकोकाई जो होते हैं वो इर्रेगुलर ग्रेप शेप होते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं इनके। उसके बाद ये कैटालेस को प्रोड्यूस करते हैं। कैटालेस जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिग्रेड करती है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो जो स्टेफ हैं उनके पास ये एक वरुलेंस फैक्टर के तौर पर भी एक्ट करता है कि स्टेफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेफ के पास कैटालेस है, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिग्रेड कर देगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इनअफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा स्टेफ ओरियस जो है वो जितने भी स्टेफ हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन है। स्टेफ ओरियस प्रोड्यूस करता है कोआगुलेज, लेकिन जो बाकी इसकी दो स्पीशीज़ हैं स्टेफ एपिडर्मिडिस एंड स्टेफ सेप्रोफिटिकस, दोनों ही कोआगुलेज प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए ये दोनों इनसे डिफरेंट हैं। कोआगुलेज क्या करती है? अब कोआगुलेज के नाम से ही पता लग रहा है कि इसने क्या करना होगा जी, ब्लड को क्लॉट कराना होगा। तो कोआगुलेज क्या करती है? प्लाज्मा को क्लॉट कराती है। कैसे? क्या करती है कोआगुलेज? कन्वर्ट करती है प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन, और फिर थ्रोम्बिन क्या करती है? फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देती है इनटू फिब्रिन, और फिब्रिन क्या करेगी? फिर आगे मैशवर्क बना के क्लॉट बना देगी। इसके अलावा स्टेफ ओरियस के बारे में ये बात है कि स्टेफ ओरियस की जो कॉलोनीज़ होती हैं वो ब्राउनिश होती हैं। क्यों ब्राउनिश होंगी? क्योंकि स्टेफ ओरियस प्रोड्यूस करता है स्टेफलोजेंथीन, जो कि एक कैरोटेनाइड पिगमेंट है जो इसकी कॉलोनीज़ को ब्राउनिश कलर देती हैं। लेकिन जो बाकी हैं स्टेफ एपिडर्मिडिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस, उनके अंदर ये कलर नहीं आता, ब्राउनिश कलर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्टेफलोजेंथीन नहीं होता। स्टेफलोजेंथीन जो है ये पैथोजेनिसिटी में भी ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कि जितने भी सुपर ऑक्साइड्स होते हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं उनको ये, या न्यूट्रोफिल से जो आ रहे होते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उनको इनअफेक्टिव बना देता है। इसके अलावा स्टेफ ओरियस एक और बात भी है इसके बारे में कि ये बाकियों से कैसे डिफरेंट है। स्टेफ ओरियस फर्मेंट करता है मैनीटोल को, ठीक है। इसके अलावा स्टेफ ओरियस हीमोलाइज करता है रेड ब्लड सेल को, ठीक है, और बनाता है अपनी कॉलोनीज़, बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज़। इसके अलावा जो है 90% ऑफ स्टेफ ओरियस जो हैं वो बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंजाइम है जो कि डिग्रेड कर देती है बीटा लैक्टम ड्रग्स को। ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग हो। अब वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं? उन ड्रग्स में हमारे पास पेनिसिलिन हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मेथिसिलिन्स हैं, नेफिसिलिन्स हैं। जितनी भी पेनिसिलिन्स और उनकी फॉर्म्स हैं वो सारी बीटा लैक्टम्स हैं और वो सारी की सारी स्टेफ के अगेंस्ट इनअफेक्टिव होंगी। बीटा लैक्टामेज जो है एंजाइम वो अब कौन कोड करता है? बीटा लैक्टामेज जो है वो, या बीटा लैक्टामेज की जो एक्टिविटी है इन बैक्टीरिया में जो कि डिग्रेड कर देती है बीटा लैक्टम ड्रग्स को, वो किस वजह से होती है? वो होती है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की वजह से। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो बैक्टीरिया मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं और इनकी वजह से ही बीटा लैक्टामेज वाली एक्टिविटी इन बैक्टीरिया के अंदर आती है। और इन अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की वजह से पेनिसिलिन और उसकी पूरी फैमिली, इसके अलावा सेफ्लोस्पोरिन्स भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इनअफेक्टिव हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो इनकोड होती हैं बाय द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। मैक ए जीन होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर जो कि इनकोड करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग
प्रोटीन्स को, और ये अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट करवा देती हैं अगेंस्ट बीटा लैक्टम ड्रग्स। अब वो कहते हैं कि मरसा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बारे में ये बात है कि जो पेनिसिलिन की फॉर्म्स हैं या लॉन्ग एक्टिंग या वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं, मेथिसिलिन एंड नेफिसिलिन, अब वो भी स्टैफ के अगेंस्ट इनअफेक्टिव हो चुकी हैं। अब वो कहते हैं कि मरसा जो स्ट्रेन्स हैं वो दो तरह के हैं, एक है हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड और एक है हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड। दोनों की जो है डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी वो 50% है, यानी 50% ऑफ द जो डिजीज़ होती हैं कॉज्ड होती हैं वो कम्युनिटी एक्वायर्ड मरसा की वजह से होती हैं। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड मरसा है उसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है पीवी ल्यूकोसिडिन, जो कि मैं आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा वो कहते हैं कि सिर्फ मरसा से ही नहीं ये रेजिस्टेंट, कई सारे स्ट्रेन्स अब हमारे पास ऐसे भी आ चुके हैं जो कि वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट भी हैं। अब जो वेनकोमाइसिन है वो काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो हम लोग अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर फॉर एग्जांपल सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की, तो उसके बाद उसके स्टिचेस में इन्फेक्शन हो गई है तो वेनकोमाइसिन उस पेशेंट को लगा देते हैं इन इन्फ्यूजन फॉर्म, तो ये ट्रीट हो जाता है इन्फेक्शन। लेकिन मरसा जो हैं या स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐसे भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं जो वेनकोमाइसिन को भी जो हैं वो रेजिस्ट कर जाते हैं। वेनकोमाइसिन उनके अगेंस्ट भी काम नहीं करती, तो हमें कुछ और मेडिसिन इनको भी प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। अब वेनकोमाइसिन जो हैं उसको ये कैसे रेजिस्ट करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जीन्स होते हैं, इनकोड होते हैं जो कि ट्रांसपोसोन्स के ऊपर, यानी प्लाज्मिड और ट्रांसपोसोन्स के ऊपर जीन्स होते हैं जो कि इनकोड करते हैं एंजाइम्स को। वो एंजाइम्स क्या करती हैं, अब वो एंजाइम्स हेल्प करती हैं वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट करवाने में किसी भी बैक्टीरिया को, स्पेशली स्टेफिलोकोकाई को। कैसे होता है वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट के, स्पेशली हमने पेप्टाइडोग्लाइकेन जनरल बैक्टीरियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरल बैक्टीरियोलॉजी में पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो एंड चेन है टेट्रापेप्टाइड चेन, उसमें एंड पॉइंट पर डी एला पॉइंट होता है जो कि क्रॉस लिंकिंग होती है बिटवीन टू पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन्स के दरमियान, जिसकी वजह से एक पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन बन जाती है। तो अब वो कहते हैं कि ये कैसे होता है वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट, कि जो लास्ट टर्मिनल डी एलानीन होता है वो एक एंजाइम होती है जो कि सब्सटीट्यूट कर देती है किसको, डी एलानीन को विद डी लैक्टेट। अब डी लैक्टेट जो होता है वो तो आगे क्रॉस लिंकिंग नहीं कर पाता, जब वो क्रॉस लिंकिंग नहीं कर पाता तो पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को या को स्टेबलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जानी चाहिए थी। लेकिन होता असल में क्या होता है कि जो डी लैक्टेट बन जाता है डी एलानीन की जगह, ठीक है। तो डी एलानीन के साथ असल में जाके वेनकोमाइसिन ने लगना था और वेनकोमाइसिन ने जाकर डी एलानीन के साथ लगना था, और वेनकोमाइसिन का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ, जो वेनकोमाइसिन का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो टेट्रापेप्टाइड चेन के एंड पे जो डी एलानीन होता है ना वो है। तो जब डी एलानीन ही नहीं रहेगा तो उसकी जगह डी लैक्टेट आ जाता है, यानी सबस्ट्रेट फॉर द ड्रग ही चेंज हो जाता है, साइट ऑफ अटैचमेंट ही ऑफ द ड्रग ही चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वेनकोमाइसिन आकर पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन के साथ अटैच ही नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती और बैक्टीरिया जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी अब मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स या नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है या समझ आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।